सबकॉन्शियस का मतलब ये थोड़ा है कि वो ये भी जानता, सबकॉन्शियस ये नहीं डिफरेंस करता कि आपके लिए क्या गलत और क्या सही है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जितने भी एडिक्शन हम लेते हैं, जितने भी हमारे पास बीमारियां हैं, वो हम जानते हैं कॉन्शियसली वो हमारे लिए खराब है, पर कॉन्शियस अनकॉन्शियस तो उसे पकड़े बैठा है और उनका पता ही नहीं वो किसे तो थैंक यू बोल रहे हैं, किस पार्ट को सॉरी बोल रहे हैं, किस पार्ट को थैंक यू बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस को पढ़ रहा था जिसमें एक लेडी को एक ऐसी डिजीज हो गई कि जो उसको बेड रिडन कर रही थी। अधिकांश गलती हम जितने भी बीमार लोग हैं एक गलती को लिए पड़े हैं, वही कहते हैं, उन्हें ये पढ़ा जाता है बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जाता है, इमोशनली ऑथेंटिक हुआ जाता है। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। होपोनोपोनो को आपने कई सारे तरीकों से आजमाया है आज तक, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में आपको जो होपोनोपोनो का एक एंगल, एक नज़रिया समझ आएगा, वो आज तक के मैं दावा कर सकता हूँ कि आपने जितने भी होपोनोपोनो के तरीके देखे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। दोनों ही चीज़ें यहाँ खास हैं, होपोनोपोनो का तरीका भी और उस तरीके को शेयर करने वाले बहुत ही हम सबके खास मेंटोर राम वर्मा सर। सर, आपका दिल से स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। सर, होपोनोपोनो के बारे में ही आज मैं आपसे बहुत गहरी चीज़ें वो जानना चाहता हूँ जो मुझे, हम ऑफलाइन जब बैठे थे आपने बताया कि ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में तो आज तक हमने सुना नहीं, जिसके बारे में हम अभी आगे आपसे जानेंगे। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो होपोनोपोनो कोई भी इंसान कर रहा है किसी डिजीज़ के लिए या फिर वो अपने आपको फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को क्या ले पा रहा है जब वो बोल रहा है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू? क्या इससे पूरा हो पा रहा है काम उसका? देखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लैंग्वेज नहीं है कि वो हिंदी या इंग्लिश या कोई और भाषा को जानता है। उसके पास भाव हैं, उसके पास जो पैदा कर रहे हैं आप इमोशन, वह है, उसके द्वारा उन चीज़ों को वो लेता है जी। और कई बार अगर आप बोल भी रहे हैं और जो आपकी उसकी इमोशन है और आपको यही नहीं पता ये इमोशन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। कई बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बात करते हुए। कई बार लोग कॉन्शियसली बात करते हैं कि नहीं सर, आई एम सॉरी या थैंक यू बोल रहा हूँ तो मैं अच्छा होगा ना, थैंक यू बोलना कहाँ खराब है जी, या आई लव यू बोलना कहाँ खराब है। मैंने कहा है अच्छा, वो पार्ट जो आपको शराब पिला रहा है, जिसने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया, अगर वो पार्ट एड्रेस हो रहा आपके इस आई लव यू से, तो वो पार्ट आपके बढ़ेगा अंदर या घटेगा? बढ़ेगा। और उसी पार्ट से आप बचना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपको सिलेक्शन तो ठीक करना है। सबकॉन्शियस का मतलब ये थोड़ा है कि वो ये भी जानता, सबकॉन्शियस ये नहीं डिफरेंस करता कि आपके लिए क्या गलत और क्या सही है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जितने भी एडिक्शन हम लेते हैं, जितने भी हमारे पास बीमारियां हैं, वो हम जानते हैं कॉन्शियसली वो हमारे लिए खराब है, पर कॉन्शियस अनकॉन्शियस तो उसे पकड़े बैठा है। क्यों? अनकॉन्शियस ये डिसाइड नहीं करता है। अनकॉन्शियस डिसाइड करता है कि आप किन भावों को लेकर, किन शब्दों के भावों को लेकर क्या लिए बैठे हैं और वो किसके साथ जोड़ दे। समझ गए मेरी बात? अब फॉर एग्जाम्पल वो तो अलग की बात होगी। अगर एंकरिंग की बात करूं, एक एनएलपी में टेक्निक होती है ट्रिगरिंग, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी चीज को आपको जो आपकी मन पसंद है, लेकिन मैं आपकी स्टेट बिगाड़ कर उसको याद दिला दूं, मान लेते मैं आपको कहूं कि यार एक जगह पड़े थे बहुत, वहां पर वॉमिट कर रखी थी लोगों ने, ठीक है ना, और वहां पर गोबर भी पड़ा था, उसमें लोग ने एक तो उसमें पड़ा था, सन गए लोग लाइक, तो इमीडिएटली आपके सबकॉन्शियस के अंदर कौन से भाव है, एक तरह से खराब वाली इमोशंस आ गई है। और इस समय अगर मैं कहूँ कि थिंक ऑफ योर फेवरेट फूड, और उससे कहो कि अब वो ये तुम्हारा फेवरेट फूड है या ये फेवरेट पर्सन है, तो पता है आपके सबकॉन्शियस ने क्या कर लिया, आपके फेवरेट पर्सन को अब उस इमोशन के साथ जोड़ दिया है। इसे तो ट्रिगरिंग कहते हैं ना, ये तो पेवलोव का सिद्धांत है ना। बिल्कुल। तो आप इन चीजों को क्यों नहीं लगाते उसमें? आपने ही बोल दिया दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये शब्द थोड़ा ही सुनता है यूनिवर्स भी आपके कोलाहल या शोर को नहीं सुनता, वो आपके भावों को सुनता है। इसीलिए कहा जाता है ना, भगवान भाव का भूखा है, और भगवान का रिप्रेजेंटेशन है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग कर रहे हैं वो सुपरफिशियल वे में,
उन्हें यही नहीं पता, बस वो ये सोचते हैं कि आई लव यू बोलना, थैंक यू बोला, प्लीज फॉरगिव मी बोलना, ये किसी रिश्ते के लिए है, ये रिश्ते के लिए नहीं है, ये खुद के रिश्ते के लिए है। याद रखिएगा, ये रिलेशनशिप से ज्यादा ये क्रोनिक डिजीज में काम आता है। अगर आप किताबों को पढ़ेंगे, मैं किताबों के नाम भी बता देता हूँ। एक किताब का नाम है जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तीसरी या चौथी बार पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है व्हेन द बॉडी सेज नो। When the body says no, जब आपका शरीर ना कहने लगे, ठीक है ना। तो उसमें ये बताया गया है, और वो डॉक्टर एमडी ने लिखा है, एमडी डॉक्टर है, ठीक है ना, मेट ऐसे कुछ नाम है उनका, वो एमडी डॉक्टर है। किताब ये बड़ी पॉपुलर है। उन्होंने पूरी की पूरी किताब में यही तो बताया है कि जो जितनी भी बीमारियां हैं वो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट है। जितनी भी आपकी आई मीन जीवन को खराब करने वाली डिजीज हैं, कैंसर हुआ, ठीक है ना, एमएस हुआ, लूपस हुआ, ये ऐसी बीमारियां हैं जो जिनके लिए कहा गया ये कभी ठीक नहीं होती। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको अपने सबकॉन्शियस के डीप पैटर्न में जाकर एड्रेस करना होगा उस पार्ट को जो आपसे नाराज है। तो जब आप होपोनोपोनो करते हैं, अब हम एनएलपी को पीछे छोड़ देते हैं, यद्यपि लोग मुझे एनएलपी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। मैंने होपोनोपोनो 2003 या 4 में पूरा स्टडी किया था, 2003-4 में, लेकिन मैंने इसको इसलिए पीछे छोड़ दिया था क्योंकि एनएलपी उस समय मेरा एक फोटे बनता जा रहा था, लोगों को उसकी जरूरत थी। ओके, ठीक है, मैं पूरे इंडिया को उसे सिखा रहा था। उसके बाद 2002 या 3 में तो मैंने हिप्नोसिस सीख ली थी, ट्रांस में ले जाकर लोगों को बदलाव करना, जो अब तक भी नहीं करते हैं लोग करते हैं कि जी चलो मैं तुम्हें हिप्नोसिस में लेके जाता हूँ और बाहर निकाल देता हूँ। मैंने हिप्नोसिस में ये कमांड देनी शुरू करवा दी थी कि जो तुम्हारे बुढ़ापे को पैदा करने वाले टेलोमेयर्स हैं, जो छोटे हो जाते हैं, जी, वो एक बार फिर लंबे हो रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक की कमांड में देता है, जीन में ये फर्क आ रहा है। अगर कोई हिप्नोसिस में जाकर आदमी डीप ट्रांस में जाकर आपकी ये बात मान रहा कि आपका हाथ लोहा हो गया है, तो वो ये भी तो बात मान सकता है कि आपका कैंसर ठीक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि लोग एक टेक्निक को सीख लेते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन लोगों के दुखों को ठीक करने में कहाँ होगा, यहाँ चूक जाते हैं। मेरे मेंटोर ने सबसे पहले ये कहा था कि जो भी चीज आप सीखोगे उसे आप लोगों की मिजरीज के साथ, संकटों के साथ जोड़िए और उसका समाधान निकालिए। ये बेकार के आई मीन शोर शराब करने से और ये बेकार के आई लिव यू कहने से इससे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, और उनका पता ही नहीं वो किसे तो थैंक यू बोल रहे हैं, किस पार्ट को सॉरी बोल रहे हैं, किस पार्ट को थैंक यू बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक केस को पढ़ रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरी एक आदत है पढ़ने की, तो मैं उन डीप रेफरेंसेस को पढ़ता हूँ, पेपर्स को पढ़ता हूँ, तो मैं किताबें से भी परे की पढ़ता हूँ। जिसमें एक लेडी को एक ऐसी डिजीज हो गई कि जो उसको बेड रिडन कर रही थी, ठीक है ना। तो वो डॉक्टर्स के पास गई, उसको सब कभी स्टेरॉइड्स लिखते, कभी एंटीबायोटिक लिखते, कभी पेन किलर लिखते, और उसको वो आई मीन पूरी बॉडी उसकी खराब होने लगी। देन शी वेंट टू अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर है, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आपसे मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बस आप अपना कुछ बताना शुरू करो। उसने कहा कि मैं बचपन से बताना शुरू कर सकती। उसने कहा हाँ। उसने कहा बचपन में मेरे माता पिता लड़ते थे, दोनों एल्कोहलिक थे, दोनों में कभी ब्रेकअप हो जाता था, कभी प्यार हो जाता था, उनकी लड़ाइयाँ मैंने देखी। उसने कहा कि फिर आगे चलकर ऐसा हुआ कि मेरा एक छोटा भाई और एक बहन भी मेरे परिवार में आ गए, और एक छोटी उम्र से ही मुझे बेसिकली ये बताया गया कि तुम्हें इनको भी देखना होगा जी, और साथ साथ समाज ने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें स्ट्रोंग होना पड़ेगा। ठीक है ना। अधिकांश गलती हम जितने भी बीमार लोग हैं एक गलती को लिए पड़े हैं, वही कहते हैं, उन्हें ये पढ़ा जाता है बी इमोशनली स्ट्रोंग। ये बेवकूफों का सेंटेंस है। इमोशनली स्ट्रोंग नहीं हुआ जाता है, इमोशनली ऑथेंटिक हुआ जाता है। तो उस लेडी ने कहा कि मुझे इतना बार पढ़ा गया कि तुम्हें बहुत स्ट्रोंग होना पड़ेगा, कि मैंने अपने पेन्स को, अपने दुखों को, अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू कर दिया, और मैं इतना स्ट्रोंग दिखाने लगी दुनिया को कि मैं कितनी स्ट्रोंग हूँ। याद रखिएगा आपका, और उसने कभी शेयर नहीं किया अपने पेन्स को, जबकि हमेशा जब आपके पास, अगर मैं आपसे कहता हूँ आप स्ट्रोंग है 50 किलो वजन उठाने के लिए, और आपको मैं चढ़ा रहा हूं ऐसे ही एक चने के पेट पर, कहते हैं ना, और मैं कहता हूं नहीं 500 किलो का वेट उठाते रहो, कब तक उठाओगे? नहीं उठाते, शरीर टूटेगा ना। बिल्कुल। तो वन डे योर बॉडी विल से नो। ठीक है ना। तो बेसिकली यहीं पर उस किताब का कॉन्सेप्ट है। तो जो चीज आपने मन के अंदर लोगों को दिखाने के लिए, और ये बेकार के सेंटेंस जो समाज से आपने ले रखे है, बगैर उसको टेक्निकली सोचे समझे कि आपके माइंड को, याद रखिएगा, जब कभी कोई ऐसा हमारे घर में
कोई घटना होती है जिसमें रोना जरूरी होता है, तो याद रखिएगा आप, अगर आप बचपन में जाएं, अपने गांव में जाएं, और तो वहां पर देखिएगा कि एक रिचुअल होता है 13वीं। जी जी। तो उसमें क्या होता था कि 12 दिन तक सारे घर के जितने भी गांव के लोग होते थे, आसपास के रिलेटिव्स होते थे, सब लोग आते थे उसे रुलाने, उनके साथ रोते थे, ताकि वह ऑथेंटिक, वो जो बेकार का वो लिए घूम रहा ना, एक अहम कि मैं नहीं रहूंगा, वो निकल जाए। और 13वें दिन उसके सर पर पगड़ी बांध दी जाती थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। पगड़ी का मतलब है कि अब ये रोना धोना बंद करो, तुम्हारा कथारसिस हो चुका, अब दुनिया का काम करो, दुनिया के लिए जियो, घर के लिए जियो, आज से तुम्हें कोई भी सांत्वना नहीं देगा। जब भी जीवन में आप इस तरह के गेम खेलते हैं जहां पर आप एक ट्रॉमा से निकल कर आए हैं और ऊपर से डिफेंसिव ऑपरेसर बने पड़े हैं, होपोनोपोनो यहाँ पर बहुत अच्छी टेक्निक है। बेसिकली आपके उस पार्ट को ढूंढा जाता है जिस पार्ट को गलत तरीके से आपने ट्रीट किया है, और जिसने आज अपने रिवेंज को आपके शरीर में बीमारी के रूप में डाला हुआ है। तो बीमारी बेसिकली बीमारी नहीं है, वह एक रिवेंज है आपके किसी सबकॉन्शियस के पार्ट का जो आप, जिसे आप रिजेक्ट करते आए हैं, जिसे आप तड़पाते आए हैं, जिसे आप बोझिल करते आए हैं, जिसे आप एक तरह से क्रिटिसाइज करते आए हैं, जिसका आपने देख रेख नहीं किया। यहाँ पर आपको अब ये शब्द कहने से काम नहीं चलेगा कि चलो मैं बैठा हूं तो चाय पी ली मैंने, चलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू। आप कभी सोचिएगा कि अगर आप ये काम अपने कैजुअली बच्चे के भी साथ करेंगे ना, तो वो भी समझ जाएगा ये ड्रामा कर रहा है बाप, समझ गए? तो नेवर बी कैजुअल। और बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है, वो कोई गलत रूट ले रहा है और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या करेगा? पता नहीं क्या करेंगे, यही तो मैं कह रहा हूं। तो आप इस पार्ट के पास जाइए और पार्ट के पास जाकर इस होपोनोपोनो को समझिए। ये शब्द नहीं है, ये वाक्य नहीं है, यह आपका इंटरनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने भावों को, उन सड़े हुए इमोशंस को, उस दबी हुई सेल्फ इमेज को, पार्ट को, जिसे आप बचपन से नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं, आज एड्रेस करें। और वो एड्रेस इस तरह से करें कि उसके साथ आपका एक बार फिर ताल्लुक हो जाए। हम जीवन भर खुद से ही नहीं मिलते, बिल्कुल, समझ गए? इसीलिए एक शेर है कि मैं जिंदगी में साथ बहुत दूर तक चला, मैं जिंदगी के साथ बहुत दूर तक चला, ये और बात है कि तारुफ ना हो सका। खुद से ही। हाँ, मैं अपने साथी पता नहीं कब से चल रहा हूँ और मेरा खुद के साथ ही इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब आप होपोनोपोनो को करते हैं जी, तो आपको उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि ये आदमी किस सिचुएशन में है। मान लेते हैं मैं एक बीमार आदमी का लिया, तो मैं ऐसे बहुत सारे ऐसी इशू ले सकता हूँ। जी जी। तो मैं उस लेडी को या उस आदमी को चाहिए कि उसे, आप जो ट्रेनर है, हीलर है जी, ठीक है ना। अब हीलर के नाम पर भी लोगों ने गड़बड़ कर रखी है कि मैं हीलर जैसा नहीं दिखता हूं तो मैं हीलर नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ करूं तो मैं हीलर लगूंगा जी, ठीक है ना। तो वो बेसिकली करना शायद पड़ता होगा, क्योंकि कई बार लोग भी यही अपेक्षा करते हैं जी। मैं ऑथेंटिकली करता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतनी देर कहाँ लगेगी, किसी मॉल में मिलते हैं ना लोग, मैं कहता हूँ यार एक तरफ आ जाना है 2 मिनट के लिए, अभी बात समझा देता हूँ, क्या आप मुझसे बाद में बात करेगा। तो अभी लास्ट वीक अपा वहाँ पे गए हुए थे सर, वो ऐसा ही नहीं हुआ था। वो कितना पेन लेके घूम रहा था और उसको 10 मिनट भी नहीं लगे। हाँ, और वो लड़का कितना खुश था, कितना खुश हुआ। वो कह रहा है कि मुझे सोराइसिस नाम की बीमारी शायद बताई थी, और उसने कहा कि सर आपके डॉक्टर्स के पास वो पहुंच चुका था। रियल सर, बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ यार 2 मिनट लगेगी, इसको टेक्निक सही कर ले। अब तुमने गड़बड़ तो ये होगी, ट्रेन तो जाना था तो आपको दिल्ली से जाना था तो आपको राजकोट जी, और ट्रेन पकड़ रखी आपने पटना की, जस्ट अपोजिट। और अब आप कोशिश कर रहे हैं और बार बार कहे भगवान मैं ट्रेन में बैठा हूँ, किसी तरह से मेरी ट्रेन राजकोट पहुंच जाए। भैया बरेली पहुंचेगी, क्योंकि तुम बरेली या पटना की तरफ जा रहे हो। गोट माई पॉइंट। तो जब आप, सबसे पहला काम होता है कि उस आदमी को या उस ट्रेनर को या उस हीलर को चाहिए कि उस आदमी को शांत करे और उसे उसकी रियलिटी के साथ सामना करवाए। रियलिटी है उसके पास एक पार्ट है जो बहुत गहराई तक पड़ा हुआ है जी, जिसे पास्ट में कुछ एक तरीके से पेन मिला है, रिजेक्शन मिला है, एप्रिसिएशन नहीं मिली, ठीक है ना। उसके पास बहुत सारी अपनी कहानियां हैं
उसका नर्वस सिस्टम, उस आदमी का इंटरनल वर्ल्ड में जो पेन है वह आपके अंदर स्टोर है वो आपके नर्वस सिस्टम में पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसका नाम आज बीमारी है जी। इसे सिम्टम्स के रूप में ठीक कर रही है एलोपैथी। कर लेना चाहिए अगर वो हो रहा है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, और हैंडल करने के लिए इमरजेंसी तो एलोपैथी तो बेस्ट है जी, बिल्कुल। लेकिन डीपली आपको जाना होगा उस जगह पर कि वो आदमी के साथ क्या हुआ था। तो सबसे पहला काम है, होपोनोपोनो से भी पहला काम है कि आप उस आदमी को टेलीपैथी समझाएं। ओके। टेलीपैथी का मतलब होता है टेलीकिनेसिस समझाएं। जब आप माइंड टू माइंड बात करते हैं, आज आप अपने कॉन्शियस माइंड से अपनी अंदर की रूह के साथ बात करने जा रहे हैं, तो वो क्या टेलीकिनेसिस ले पाएगा, यानी कि वह संवाद ले पाएगा। हमें यही नहीं पता कि हमारे पास सुपर पावर हैं 5 तरह की, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, जिसमें एक है प्रीकॉग्निशन, फ्यूचर को देखने की कला, ठीक है ना, या फिर आप कहते हैं ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या क्लेयरवॉयंस, पास्ट को देखने की कला। अगर आप इनको नहीं समझाए बगैर या इनको आप नहीं जानते और फिर आप होपोनोपोनो के ट्रेनर बन रहे हैं, तो ये तो वही वाली बात है कि आप कार ठीक करने वाले जरूर हैं, लेकिन कार का इंजन खोलना नहीं आता। रेड लाइट पर आपने किसी कार के ऊपर कपड़ा लगाया, पानी लगाया, सबसे पोंछ दी, कार बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसके पैसे मिलेंगे 10 रुपए। और अगर कार खोलकर जो पेंच कस दिया आपने कोई, उसके मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। तो सवाल यह है, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि वो सुपरफिशियल बदलाव को ही कार को ठीक करना समझ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली ये करना है रविंद्र जी कि उस आदमी को बैठाएं और बैठाकर उसे पहले डीप रेपो में ले जाएं। जी। रेपो किसके साथ? इंटरनल वर्ल्ड के साथ। जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी हमारी गरीबी हैं, जितना भी हम लॉ ऑफ रिपल्शन को या लॉ ऑफ मैनिपुलेशन को लागू कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं कर रहे हैं, वो सारे के सारे याद रखिएगा, इसीलिए हुए पड़े हमारे अंदर, या लॉ ऑफ डिजीज को लिए घूम रहे हैं, या लॉ ऑफ अकेलेपन को लिए घूम रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम इंटरनल वर्ल्ड में अपने किसी पार्ट के साथ जो हमारा ही है उसके साथ रेपो में नहीं है, तालमेल खो चुके हैं। सोचिएगा कि आपके घर में उत्सव चल रहा है, आपके 2 बच्चे हैं, बीबी है, माता पिता हैं, और उत्सव चल रहा है, लेकिन आज आपका एक बच्चा नाराज बैठा हुआ है, तो मजा आ जाएगा उत्सव का? बिल्कुल भी नहीं सर। आप ये धमका के कह देंगे अरे चलो करो, करते हैं, लेकिन बार बार आप देखेंगे उसकी तरफ को, अंदर तो वो चीज रहेगी ना, रहेगा वो। तो वो तो कांटा अभी भी है, अभी भी है। तो जब तक उस पार्ट के साथ नहीं बैठो, तो यहाँ पर ये करना होता है कि उस आदमी को रेपो में बैठाकर उसे कहा जाता है कि गो इनसाइड, धीरे धीरे वो अंदर जाता है। कई बार वो डरता है आदमी भी, यार मैं अंदर जाकर मुझे अपने आप से मिलना पड़ेगा। फिर धीरे से वहां पर कहा जाता है कि अपने अंदर जाओ और उससे कहो कि आप प्रकट हो जाए। कौन प्रकट हो जाए? जिसको आपने अब तक तड़पाया है, जिसने आपको, लोगों ने क्रिटिसाइज किया पर आप चुप रहे, लोगों ने आपको कहा कि स्ट्रॉन्ग बन जाओ और वो बर्डन में रहा, लोगों ने कहा कि तुम खुश रहो बाहर से लेकिन अंदर से उसके पास ट्रॉमा या कोई एब्यूज पड़ी है। उस पार्ट के साथ बात करवाओ। वो पार्ट कई बार किसी वस्तु के रूप में आ सकता है, आपकी शेप में आ सकता है, आपकी शक्ल में आ सकता है, कई बार वो किसी और शेप में या शक्ल में आ सकता है। धीरे से उससे कहो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई सी यू एंड आई वांट टू मीट यू, आई एम योर पार्ट एंड यू आर माई पार्ट, वी बिलोंग टू ईच अदर। ये तो सर वही बात हो गई कि जो एग्जाम्पल आपने अभी दिया कि मान लो किसी से हम अपना रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं और उसको सामने बैठा लिया, बस उसको बार बार बोले जा रहे हैं आई एम सॉरी, लेकिन जो इशू उसके पास पड़े थे उसके बारे में तो उससे बात ही नहीं की, कुछ नहीं, बस आपने उस देर थोड़ी देर के लिए चाय वाय पीने के लिए और खाना खाने के लिए ठीक कर लिया, उसके अंदर तो पड़ा है सब, वो तो वहीं का वहीं पड़ा है। और वो जितना आप उसे खुश करोगे उतना ही वो सप्रेस कर रहा है उस इमोशन को, और वो सप्रेस करके तो और बड़ी एंजाइटी में आएगा, और किस दिन आपको एकदम से फटेगा जिस दिन आपने सॉरी कहोगे, और वो एकदम से गाली गलौज पे नहीं आएगा कि तुम्हारा ड्रामा है ये। याद रखिएगा, तुम अपने सेल्फ के साथ ड्रामा मत करिएगा। इसीलिए कहा जाता है यू कैन चीट द होल वर्ल्ड बट यू कैन नॉट चीट योर ओन सेल्फ। परफेक्ट। आपके अंदर की जो सेल्फ है उसे आप चीट नहीं कर सकते, आप दुनिया को चीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि सर वो मैंने तो ये कमा लिया वो कमा लिया, लोगों को पता भी नहीं चला। मन का एक को पता है, और वो तुम्हारी सेल्फ है। किस दिन ऐसा पटकेगी, ठीक है ना, ऐसा पटकेगी जो कि ये तुम्हारी वैल्यू के अगेंस्ट है। इसलिए याद रखिएगा इन चीजों को करते हुए, यहाँ पर जब आप सेल्फ के साथ जुड़े जी, उस जगह पर जाकर वो सेल्फ अगर आपको अलाउ कर रही बात करने के लिए, पहले तो सॉरी करने से पहले उसे अपने दरवाजे तक तो ले आओ, ले आओ, या उसके दरवाजे तक तो जाओ।
भाई जिस फ्रेंड को, जिस रिलेटिव को तुम सॉरी कहना चाह रहे हो आज, उसने दरवाजा ही नहीं खोला, गला बाहर रहे, बाहर खड़ा खड़ा ही अगर सॉरी ड्रामा करने आया, चू चला यहाँ से, या तुम अपने घर बुलाना चाहते हो, आया ही नहीं, वो तो पेन और बड़ा हो गया, अरे और बड़ा हो गया। तो अगर आपकी सेल्फ ने आपको स्वीकार ही नहीं किया सुनने के लिए, तो किसकी बात कर रहे हो? आपने कभी पढ़ी नहीं एनएलपी, न्यूरोसाइंस नहीं पढ़ी, आपने इंटरनल वर्ल्ड में हार्ट कॉन्शियसनेस नहीं पढ़ा, और ये टेक्निक हार्ट को क्लीन करने की है, टेलीपैथी की कोई कुछ लगाया कुछ नहीं लगाया, ठीक है ना, आपको इंटरनल वर्ल्ड का नहीं पता है। जब आप वह पार्ट आपको आपकी तरफ आपके साथ रेपो में हो, रेपो को लाने के लिए आपकी अपनी ऑटोमेटिकली बॉडी बता देती है या फीलिंग बता देती है, या ऐसा लगता है कि वो पार्ट अब आपकी तरफ देख रहा है, और अब आप उससे कहेंगे कि हो सके तो यू आर माई पार्ट, मुझे माफ कर दो, और यहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार आपका चेहरा ही बता देता है। कई बार आपने देखा हो ना भाई, आप अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ कोई ऐसी बात कह देते हो आपसे, फिर सिखाया होता है, सॉरी थोड़े कहने की बात होती है, देर से कहते हैं, फिर उससे भी हो जाता है, बस ऐसे ही तो करते हो यार। हाँ, अगर वहां उस चीज को टच कर पाते हैं तो उतने से भी अगर वो फीलिंग आई तभी तो बात बनेगी। आपने शब्द बोल दिया, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, फीलिंग आई नहीं। कई बार लोग कहते रहते हैं मेरे सामने कि अगर मैं रोजाना 101 बार लिखता हूँ आई एम रिच, मन का 101 बार ही आपका सबकॉन्शियस माइंड जो ये कहता है झूठ मत बोल। रिच आदमी 21 मंजिला मकान में रहता है मुंबई में, तुम कितने मकान, कितने कमरे में? कहते 2.5 वाले में। तो पता नहीं तुम्हें, तुम्हारे कॉन्शियस को पता है, अनकॉन्शियस को, दोनों को पता है। तो आप झूठ किसके साथ बोल रहे हो? एवरी टाइम यू से सो यू आप तो उसे और कंसंट्रेट कर रहे हो। इसका मतलब है जब वो पार्ट आपसे नाराज जो बैठा है, वहां पर खुद के साथ बात करनी है। सबसे जो मीटिंग है वो खुद के साथ ही तो है, ठीक है ना। वहीं उसको फॉरगिव करने के लिए बोलना है। कभी पहला भी बोल सकते हैं, बाद वाला सब प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, और आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। ये दोनों शब्दों का यहाँ पर आप वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, यह लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। अगर बेसिकली आपने मैं क्षमा प्रार्थी हूं ये भी कह दिया तो ये उतना ही काम करेगा। तो सर जो ये सेल्फ इमेज है, इसी को हम अगर स्पिरिचुअल एंगल के साथ कनेक्ट करें तो यही हमारी जो आत्मा है, हमारी चेतना है, जो सबसे ऊपर जो बताई गई है, जो ना कभी मरती है ना कभी बूढ़ी होती है, कहीं ना कहीं उसी की बात है, उसी के साथ कनेक्ट होने की बिल्कुल उस वैसे ही समझिएगा। जो नहीं मरती है, जो अजर है, जो अमर है, वह तो आपकी एनर्जी है, जो आपने यूनिवर्सल एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट आप है, जिसके चारों तरफ एक शरीर का जामा पहना दिया गया। यहाँ पर क्वांटम वर्ल्ड आ जाएगा। लेकिन उसी एनर्जी के साथ जुड़ने वाली जो एक भावना होती है उसे हम स्पिरिट कहते हैं। ओके, मतलब वो उसी भावना के, उसी स्पिरिट, जो स्पिरिट है आपकी, बेसिकली इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कभी क्वांटम डॉक्टर किताब पढ़ेंगे तो उसमें यह कहा गया है कि जो आपकी बॉडी है उसके अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यू हैं, टिश्यू के अंदर सेल हैं, सेल के अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, और एटम के अंदर एनर्जी है। यहाँ तक बिल्कुल आप पदार्थ की तरह लिए जा रहे हैं। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एक पार्ट और भी है, उसका नाम है ब्रेन। ब्रेन जब काम करता है तो माइंड बन जाता है जी। तो वो माइंड कई बार नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों के कारण ऊर्जा को पैदा करता है। तो वह ऊर्जा बेसिकली इस अंदर की ऊर्जा के साथ अगर मैच नहीं करती है तो आप बीमार पड़ते हैं। इसे हम कोहेरेंस ऑफ द वेव भी कहते हैं, यानी कि ओवरलैप। अगर मान लेते हैं मेरी वेव ये है और किसी और की वेव ये है, तो ये तो दोनों मैच ही नहीं करेगी। लेकिन मेरी वेव ये है और दूसरे की भी वेव यही है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कोहेरेंट हो रहे हैं, संगत पूर्ण हो रहे हैं। तो वो जो आपकी ऊर्जा के साथ आपकी स्पिरिट हमेशा संगत पूर्ण, कोहेरेंट रहना चाहती है। ये कोहेरेंसी बेसिकली आपके जीवन का सबसे बड़ा मेडिसिन है। आप जितने अंदर संगत पूर्ण रहेंगे, कोहेरेंट रहेंगे, उस कोहेरेंस को पैदा करने के लिए लोगों ने बहुत सारी टेक्निक को बनाया, स्पिरिचुअलिटी को बनाया, ठीक है ना, कथारसिस को बनाया, ताली बजाकर कीर्तन करने को बनाया, डीप मेडिटेशन में जाने को बनाया, ठीक है ना, इश्यूज को निपटाने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी एनएलपी बनाई, ठीक है ना, और अपने टैपिंग करके ईएफटी बनाई। वहीं पर होपोनोपोनो ने भी बेसिकली वर्ड्स दे दिए, लेकिन लोगों ने वो वर्ड्स ही पकड़ लिए। गड़बड़ी हो गई कि मैंने उंगली उठाकर कहा देखो वो चांद है, तो आपने मेरी उंगली को पूजना शुरू कर दिया, चांद को देखना भूल गए। तो बेसिकली जितने भी यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं लोग बताने वाले, दैट आई लव यू आई मीन, एक आदमी करा रहा था, सैकड़ों लोग सामने बैठे थे, मैं देख रहा था यूट्यूब पर, वो कह रहा था कि
पापा आई लव यू, आई एम सॉरी पापा, आप मैंने दुख दिया। अरे भाई पापा कहाँ हैं यहाँ पर? और जो तुम कर रहे हो वो मात्र एक हल्का सा पीछे म्यूजिक लगाकर जो कर रहे हो वो तो एक कॉन्शियस वर्ल्ड है। पेन तो अनकॉन्शियस के डीप पार्ट में पड़ा होता है। वहां तक वह डीप पार्ट तो अभी आपने उजागर ही नहीं किया। वहां तक तो मतलब लाइफ गई आप जिस आदमी के साथ डील करने वाले हो लाइफ लॉन्ग बिजनेस करने की, अभी आपसे उसकी मुलाकात नहीं हुई, फोन नंबर भी नहीं है। ठीक है ना, बस आप एक दिन ये कह रहे कि एक दिन मैं इस आदमी के साथ बिजनेस करूंगा, मैं एक दिन अडानी के साथ बिजनेस करूंगा। जानते हो कहता नहीं भाई एक दिन करूंगा या फिर मैं कर रहा हूं। ठीक है ना भाई, मिल तो लो फिर उससे। तो सर जो ये होपोनोपोनो का पार्ट है भाई, सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए, क्या यहीं ये कंप्लीट हो जाता है या इससे आगे भी कुछ? यहाँ पर कंप्लीट कैसे हो जाएगा? मान लेते हैं आपने, लोग तो यही सिखा रहे हैं सर, यहीं तक आगे छोड़ देते बस वही फिर वही वाली बात है। जहां पर भी आपने अगर किसी भी चीज को क्लोज नहीं किया, क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाओगे तो याद रखिएगा माइंड पीछे चला जाएगा, वो फिर वही रूट ले लेगा हमेशा। इसीलिए जितने भी एडिक्शन है कभी भी देख लीजिएगा, अगर जब तक उसके पास एक नया पर्पज नहीं आता जीने का, वह हमेशा पुरानी जगह पर पहुंच जाता है। 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 4 हफ्तों में, 2 हफ्तों में। बिल्कुल। तो जब तक आप उसे सॉरी कहकर बड़ा नहीं करते हो और फिर उसे आप लाइफ दिखाइए। जब आपने किसी चीज को बड़ा किया है तो उसकी बड़ी सेल्फ इमेज के साथ आप बड़े रिवार्ड्स को भी तो जोड़िए। तो जब तक आप उसको फ्यूचर नहीं दिखाएंगे, फ्यूचर टाइमलाइन पर नहीं ले जाएंगे, तो अब आपको टाइमलाइन थेरेपी सीखनी पड़ेगी। और आप कहते हैं सर टाइमलाइन थेरेपी मैं सीखूंगा नहीं क्योंकि वो तो कोई और टेक्निक आ गई, मैंने तो यही 4 वर्ड रट रखे, तो भैया फिर इसमें तो कुछ नहीं होने का। फिर आप कहते हैं तो क्या करते हैं हीलर, वो कह देगा ये यार इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसने नहीं ठीक करा, मैंने तो तुझे बता दिया था। सर बताया क्या था? ये तो वही बात होगी कि एक बच्चे को आपने स्किल दिया, उसको बड़ा किया, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो एक कमरे में ही बंद होके रह गया, उसके पास कोई पर्पज नहीं है, कहीं उसको फ्यूचर उसका कुछ भी नहीं। आपने मोटिवेट कर दिया बच्चे को, लेकिन ताला खोला नहीं दरवाजे का, ये तो उसकी नॉलेज उसी को खा जाएगी। और क्या। इसीलिए तो याद रखिएगा, इफ यू मोटिवेट एन इडियट व्हाट विल यू गेट? द मोटिवेटेड इडियट। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड बेवकूफी करता आ रहा है एक पार्ट, आपने थोड़ी देर के लिए उसे मोटिवेट भी कर दिया तो वो तो बेवकूफी तो करेगा, उसे ही तो बढ़ाएगा। तो जब तक आप उसको टाइम लाइन पर नहीं लेकर जाओगे और नए रिवार्ड्स उसके अनुसार नहीं बनवाओगे, तो वह कभी भी यथा स्थिति से बाहर नहीं आएगा। ये रूल है, स्टेटस को का रूल है ये तो सर बिल्कुल ही अलग एक, मतलब आपने 360 डिग्री पे पूरा मूव कर दिया इसको, कि मैं तो खुद इस चीज़ को एक बार देख पा रहा हूँ कि भाई खाली उसी को करा के और वहीं लोग तड़फते रहते हैं, बार बार उसी चीज को करते रहते। फिर उससे कह दिया जाता है कि फिर बोलता रहे आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू एंड प्लीज फॉरगिव मी। कहे किसे रहे, तो एक बार का भी काम नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कप है, तो आई एम एक्सेप्टिंग माई कप, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कई बार ये माई मोबाइल, तो लोग कहेंगे एक्सेप्ट योर मोबाइल। अब योर के बाद जितनी भी नाउन आती हैं, नाउन का मतलब संज्ञाएं हैं, चीजें हैं, एक्सेप्ट योर बोतल, एक्सेप्ट योर शर्ट, एक्सेप्ट योर ब्रदर। फिर अगला वर्ड होता है एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो ये सेल्फ क्या है? आपका पेट सेल्फ है, छाती बाल खाल सेल्फ है। कौन है आपकी सेल्फ? वो सेल्फ है जो आपके अंदर पड़ी हुई है एज ए कॉन्सेप्ट, जो पार्ट है आपके अंदर, जो डिसीजन ले रहा है, जो तड़प रहा है, जो खुश है, जो रो रहा है, जो नाचना चाह रहा है, ठीक है ना। और अगर आपने उस पार्ट को 20 साल से तड़पा रखा है क्योंकि आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो तुम ये कह रहे हो एक्सेप्ट योर सेल्फ। अरे भाई पहले तो ये समझ लीजिएगा कि तुम कौन होते हो उसे स्वीकार करने वाले, वही तुम्हें स्वीकार कर ले बहुत है। रिक्वेस्ट करो कि प्लीज मुझे स्वीकार कर लेना। गलती आपने कर रखी बच्चे के सामने 20 साल से, जेल में आपने डलवा दिया बच्चे को अपनी गलती से, और अब मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें स्वीकार करने आया। अरे भाई बावले, स्वीकार तू करेगा या मैं करूंगा? पहले तो रोल क्लियर कर लो। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ कहने वाले जितने भी ये सो कॉल्ड मॉडर्न गुरु है ना भैया, पहले दिन से मैं पूछता हूँ कि सर आप इतने बड़े हो गए कि आपकी सेल्फ को आप स्वीकार कर ले, जो नाराज हुई पड़ी आपसे। कब मिले थे पिछली बार अपनी सेल्फ से? कितना प्यार, कितनी बार देखे हो, कितनी बार बात की हो, कितनी बार उसके साथ रेपो एस्टेब्लिश करी है? अगर की है तो फिर ये क्या हाल बना रखा है? 20 बीमारी तो तुम्हें अभी दिखाई दे रही है। गुस्सा तुम्हें आता है, फ्रस्ट्रेशन में तुम हो, ठीक है ना, वेट तुम्हारा बढ़ रहा है,
एडिक्शन तुम्हें नहीं जा रहा पंगे है, तुम मूड ले स्विंग रहे हो। तुम्हारा हो रहा है, और सेल्फ को स्वीकार करोगे, अरे वो सेल्फ तुम्हें ही मार रही है, पहले उससे रिक्वेस्ट कर लोगे भाई मुझे मत मार, मुझे स्वीकार कर ले। याद रखिएगा जितने भी लोग मर रहे हैं बीमारियों से, वो शरीर बीमार नहीं हो रहा, उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो बीमार है, और वो कॉन्सेप्ट बीमार होकर तुमसे बदला ले रहा है, और तुम उसे स्वीकार कर लोगे। पहले उससे तो ठीक, उससे क्या होगा भाई मुझे स्वीकार कर ले, ये तेरा ही शरीर है, ये वो इम्यूनिटी की तरह है। ये तो छोटा बच्चा कह रहा है कि पापा मैं जो आपकी एग्जैक्टली जो आपकी इम्यूनिटी होती है ना, वो क्या करती है, ठीक है ना, वो आप ही को मारने लगती है ऑटो इम्यून में। बिल्कुल ठीक है, तो अब आप कह रहे एक्सेप्ट योर इम्यूनिटी, अरे वो एक्सेप्ट तो तब करेगी, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, वो तुम्हें मार रही है भैया, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, रिक्वेस्ट कर उसके आगे जाके, कि जिस तरह से मंदिर के घंटे बजाकर आप कहते हो हे भगवान मुझे स्वीकार कर, वह तुम्हारा अंदर का भगवान बैठा है। अब मंदिर पे जाके ये थोड़ी कहते हो कि मैं भगवान को स्वीकार अब मैं भगवान को स्वीकार करता हूँ, तू कौन है सब लेकिन बोल रहे हैं। कई बार लोगों को यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं कई बार कहता हूँ जो तुम कहते हो आई हैव हर्ट, यू हैव हर्ट माई सेल्फ, ये सेल्फ है कहाँ, मैंने तो तुम्हारी कोहनी को हर्ट कर दिया, तो कोहनी है ये, सेल्फ कहाँ है जी। वो कहता हाँ ये भी बात सही है, कहाँ है तुम्हें पता हो कहाँ, ये वही सेल्फ है जो जिसको आप छोड़कर आ गए, जो बीच में लोगों ने तड़पा रखी है, जो सिचुएशन में आई मीन ओवरवेल्म्ड पड़ी है, बोझिल हुई पड़ी है, यहाँ पर होपोनोपोन है। तो सर यहाँ पे कई सारे लोगों का ये रहेगा भी बिलीफ के इसका होपोनोपोनो का जो मूल स्वरूप था, जो सुनते आए हैं, जहाँ से ये ओरिजिन हुई है, या मतलब जो भी चीज़ें या जो लोग आज पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो नहीं बदल जाएगा, क्या उनको एक ठेस सी एक टाइप ये लगेगा? देखिए व्हील वही रहता है, चक्का जो है वही रहेगा, व्हील नेवर चेंजेस, द ओनली जो ऊपर का कार का डिजाइन है वो बदलता है, कार के चक्के वही है, तो याद रखिएगा के टाइम पे वही था। लेकिन याद रखिएगा आज आप जेम्स वाट की ट्रेन में नहीं बैठते, आप बुलेट ट्रेन में बैठते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें नहीं मैं जेम्स वाट की ही ट्रेन में बैठूंगा, वहीं पर मुझे सुकून मिलता, तो वो है ही नहीं, ना उसका कोई अभी रेलेवेंस है। आप राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज में नहीं उड़ते याद रखिएगा, आप जैम्बो में उड़ते हैं। आप ये समझिए कि जो नोकिया का फोन है जिसको लेने के लिए आप 2002 आई मीन 4-5 में आपका दीवानापन था, आज वो गायब हो चुका है ही नहीं। समझिए मेरी बात, जो चीज है ही लेकिन ओरिजिनल वही था, लेकिन यहाँ पर इम्प्रूव्ड है। आपको पता है कि आप माइंड का कॉन्सेप्ट हर 10 साल बाद बदलता जा रहा है, जैसे जैसे नई नई चीजें आती जा रही हैं, नए कॉन्सेप्ट खुल रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी अपना काम लेकर आ रही है, वही हार्ट कॉन्शियसनेस अपनी चीज लेकर आ रही है, वहाँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग अलग लेकर आ रही है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी जो आपका मॉडर्न पार्ट है जिसको मैं पढ़ाता हूँ NLP 2.0 वो अलग लेकर आ रही है, ठीक है ना। आपकी हिप्नोसिस अलग है, और उसके बाद भी माइंड गट कनेक्शन अलग आ रहा है, आपकी नर्वस सिस्टम अलग आ रही है, ठीक है। इन चीजों को आपने एक तरफ रख दिया और आप कहते हैं मूल स्वरूप को अपना लो। अरे भाई मूल स्वरूप है क्या, मूल स्वरूप है क्या, पहले तो तुम्हें बताओ तुम क्या जानते हो, ये मूल स्वरूप यही है। कभी आपने कितना पढ़ लिया, वो कहता जी मुझे जितना रामलाल ने पढ़ाया, और रामलाल को कितना पढ़ा कि जितना उसने किताब में पढ़ लिया, तो इसका मतलब है जो किताब वाज द लास्ट वन। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर आप 100-200 लोगों के साथ काम करें और उनके रियल इशू को ऑन द स्पॉट खत्म करने की कोशिश करें, तो वो रिजल्ट मुझे बताओ ना, या मैं आपको बता रहा हूं। भाई आप अपने डिप्रेसिंग थॉट को लेकर आओ, मैं कहता हूं डिप्रेस्ड आप नहीं है, आपके अंदर एक पार्ट है जिसे बहुत दिनों से नेग्लेक्ट किया गया और जिसे एक्सप्रेस करने का मौका आपने नहीं दिया। तो सर ये तो जो एजुकेशन में हम लोग गलती करते आए हैं, हम सुनते आए हैं कि वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आज काम नहीं आ रही हैं, तो वेलनेस के मामले में या डिजीज़ के मामले में या अपनी लाइफ को फाइनेंशियली ग्रो करने के मामले में बहुत कुछ सीख के भी हम वही गलती कर रहे हैं कि हम मूल स्वरूप को पकड़े बैठे हैं। अब वो मूल स्वरूप काम कर नहीं रहा है, वो चीज़ें हैं ही नहीं, माइंड का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अब मूल स्वरूप का करोगे क्या? जिस गांव में मैं अपने शहर से अपने गांव में जाता था, वहां पर भैंसा बग्गी से भी चलती थी, पहले बैलगाड़ी, मेरे घर पे बैलगाड़ी थी जी। फिर उसके बाद बग्घी आई, तो हमने लगा यार भैंसा बग्घी ये तो बढ़िया है, उसमें तो लकड़ी के चक्के होते थे, इसमें तो घूमने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर फिएट कार भी आने लगी थी, एम्बेसडर पुरानी फिएट गांव के शादी, और यार ये भी आती है। आज वो ना रास्ते रहे जहाँ गाड़ी चल सकती है वो बैलगाड़ी, और ना बग्घी चल सकती, समझ गए। वो हाईवेज बन सके जहाँ पर अब आपको बड़ी कारें ही चलानी पड़ेगी।
हर चीज अपग्रेड हुई है तो ये कॉन्सेप्ट भी अरे नेचुरली और ये तो सब- कॉन्सेप्ट अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि 20 सालों में 20 साल से पहले जो किताब थी आपके पास वो एक ही थी, बस पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन उसके बाद तो आपने किताबों को देखिए तो सही कहां तक आ रही है। आप किताब पढ़कर देखिए, व्हेन द बॉडी सेज नो वो क्या कह रही है, लव मेडिसिन एंड मिरेकल वो क्या कह रही है, पीस लव एंड मिरेकल वो क्या कह रही है, लव एंड सर्वाइवल वो क्या कह रही है, यू आर द प्लेसिबो वो क्या कह रही है। यानी कि आप इनको कैसे भूल सकते हैं। और सवाल बात यह है कि अगर आप भूलना भी चाहते हैं तो रिजल्ट कहाँ है फिर। कितने दिनों से आप ये एक ही शब्द बुलवा रहे हैं ऑन द स्पॉट। 15 मिनट में उस आदमी को निकालिए ना बाहर उससे, तो 20 मिनट में बाहर ही निकल जाएगा वो पुरानी स्टिफनेस उसके अंदर जकड़न पड़ी है। 20 मिनट में मैं लोगों को यही तो कह रहा हूं कि आइए मेरी फ्री वर्कशॉप्स में। तो सर ये तो हमने लाइव भी देखा है खैर बहुत बार कि आप कितनी जल्दी लोगों को बाहर निकाल देते हो। तो सर इस होपोनोपोनो का जो ये कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं, इसके लिए कोई आपका अपकमिंग कोई इवेंट कोई प्रोग्राम कुछ ऐसा अभी आ रहा है? फ्री 2 दिन की वर्कशॉप। अच्छा, फ्री 2 दिन की वर्कशॉप सबमिट है वो मेरी होपोनोपोनो ये सबमिट। इतना सारा सिर्फ राम सर ही आपको दे सकते हैं और बिल्कुल फ्री में वो भी। और उसके बाद बहुत मैजिकल चीजें भी होंगी। तो फ्री सबमिट में आइएगा, जी। हजारों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। नहीं वो एक गूगल फॉर्म होगा, ओके। उसे भरिएगा। हाँ। 2-3 सवाल 4 सवाल होंगे उसमें होपोनो से रिलेटेड। जी। आपका नाम नंबर ईमेल होगा और जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे इमीडिएटली आप मेरी होपोनोपोनो की कम्युनिटी में इंक्लूड हो जाएंगे। ओके। और लाइफ लॉन्ग जितने भी सबमिट आपको मिलेंगी, लाइफ लॉन्ग, हाँ वो हम आपको देते रहेंगे। वहां पर कुछ वर्कशॉप होंगी, कुछ एक हीलर्स प्रोग्राम होंगे, उसमें नेचुरली आपको अपना कमिटमेंट शो करना होगा। जी जी। लेकिन सबमिट में हम आपको बुलाते रहेंगे लाइफ लॉन्ग। ये तो सर बहुत मतलब एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, सभी के लिए। और इतना हाई जो एक हाई लेवल का मैं कहूँगा ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, जहाँ आपको फ्यूचर एक स्किल सीखने के बाद और अपने आप को पूरी तरह से हील करने के बाद फिर आप देखिएगा उसमें जी जी। आप अपने इशू को लेके बैठे हो। मैं कहूंगा यार तुम कोई भी जो इशू आपके पास उसे लेके बैठो। आज रात आपकी डिफरेंट होने जा रही है। यानी कि ये नहीं कि कल भी आपको ये करना पड़ेगा। कल क्यों करना पड़ेगा? पानी पी लिया तो प्यास बुझ गई। ग्रेट सर, यही चाहिए सर कि एक बार वो चीज कर ली तो अंदर से एक वो आवाज ऑन द स्पॉट आएगा कि ये चीज मेरे लिए काम कर गई। अब ये नहीं कि इसके लिए महीनों लगे रहो, लिखते रहो, कॉपियां भरते रहो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार मेरी वर्कशॉप चल रही थी, उसमें एक कपल आए, करीब 65-70 की एज थी जी। दोनों डॉक्टर थे। लेडी जो थी वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ चुकी थी और लाइफ से पूरी तरह से डिस्ट्रेस थी वो, यानी कि अपना लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज उसकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी थी जैसे लाइक एक माँ का अकेला बेटा है और वो जवानी में चला गया। पूरी बॉडी उसकी स्टिफ थी। उसे पकड़कर लाते थे कई लोग, 2-3 पार्टिसिपेंट, उनके हस्बैंड भी। मैंने जब देखा कि यार, उन्होंने कहा कि सर मेरी वाइफ को एक बार आप पर्सनली, मैं सबके साथ कुछ रिजल्ट आए ना आए, और ऐसे वो डॉक्टर कहने लगे। मैंने कहा सर आप हाथ जोड़ना मन ना जोड़िए, आप एक काम करिए, शाम को लंच डिनर के बाद जब मेरा सेशन खत्म हो जाएगा तब आप आ सकते हैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए। उन्होंने कहा यस सर। सभी लोगों ने सर हम भी आएंगे, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग ट्रेनर बन रहे थे। आज आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इंटरनल वर्ल्ड में ले जाकर उसको इस ट्रांस में लेके गया और उस पार्ट से बात करवाई जो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, सेल्फ से। हाँ, उस सेल्फ के मैंने धीरे धीरे उसको बात करी। और जैसे मैं कहता हूँ कि आई मीन उस ग्रीफ को छोड़ दो तो वो पूरी बॉडी ऐंठ जाती थी हिप्नोसिस में। ऐसे जिस तरह से कई बार आपने देखा हो ना कि स्नेक जैसे लिपट जा, आई मीन ऐंठने लगता है जब लोग कई बार उसको लाठी मारते थे बचपन में, उसी तरह से। लेकिन आधे घंटे के बाद जिस लेडी को पकड़ कर ला रहे थे, आधे घंटे बाद वो आई और फिर हमने रात को कम से कम 1 घंटा डांस किया उसने स्टेज पर। 70 साल की 65 साल की लेडी ने, ठीक है ना। दिस इज द पावर ऑफ लेटिंग गो। जब उसने लेट गो करा, उस पार्ट को समझाया, उस पार्ट से बात करी, तो ये तो मैजिक सभी के साथ बार में ही ये तो पूरा गायब लेकिन हो गया उसका। इतनी सारी सिचुएशंस हैं हमारी, उन सिचुएशन में आपका, अब मान लेते हैं आप बार बार पैसा कमा रहे हैं और खो रहे हैं, आप नहीं खो रहे हैं, आपका पार्ट आपसे नाराज है कहीं ना कहीं, और वो आपको इस पैटर्न को देकर मात्र अपनी अटेंशन आपकी तरफ चाहता है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं मानने वाला। जैसे एक बच्चा है, कई बार आपके ऊपर इंक डालता है, कई बार आपकी कार तोड़ता है, कई बार आपकी फाइल खराब करता है,
लेकिन वो करना नहीं चाहता, उसकी इंटेंशन कुछ और है। हाँ इसलिए उस बच्चे को अलग तरीके से, आप कह रहे हैं नहीं इसके सामने से फाइल हटा लो, अभी आपकी शर्ट फाड़ेगा, नहीं शर्ट हटा लो, सर इसके कार तोड़ेगा, जी कार पड़ोसी खड़ा कर दो, अरे भाई इसका इशू क्या है, तो ये गड़बड़ हो रही है। इसलिए आप एनएलपी में भी पढ़ाते हैं कि एवरी बिहेवियर हैज पॉजिटिव, एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंट, भाई वही तो है सारा का सारा उसका जो तरीका, उसमें होपोनोपोनो लगा दिया, इसलिए इट बिकम्स पावरफुल। और अगर इस होपोनोपोनो को आप प्रॉपरली नहीं लगाते हैं तो 4 वर्ड लिखते रहो, ये तो सब हो जाएगा, इसमें क्या करना फिर। अगर वो लेडी लिखती रही तो लिखते रहो, 10 साल और बोलते रहो। मैं क्या हो सकता कहता कि 10 दिन कुछ नहीं होने का। तक बस बोलती रहो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। और कभी वो कह भी देती, सर आज मुझे भूख सी लगी थी थोड़ी, देखो काम कर रहा है। जी तो ये बहुत एक शानदार सेशन रहा राम सर के साथ। होपोनोपोनो के बारे में आपको एक 2 दिन की वर्कशॉप मिलने जा रही है, इसका लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ज़रूर से ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से ग्रो करें। थैंक यू सो मच राम सर, थैंक यू। इतनी खूबसूरत चीज़ें हम सब के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर।